वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाई टी और इंग्लिश शूटर पे। जल्दी से शुरू करेंगे आज सुबह के सेकेंड एडिटोरियल को। आर्टिकल अपना द ब्लूप्रिंट। ये आर्टिकल लिखा हुआ है कांग्रेस की प्रेजेंट स्टेट पे, हाल में जो बुरी हालत है उसके ऊपर, और क्यों बुरी हालत हुई है इस चीज़ को एनालाइज करता है उसके सोल्यूशंस के साथ। बहुत ही प्यारा लिखा हुआ आर्टिकल है, पॉलिटिकल है लेकिन बहुत अच्छा लिखा हुआ है ना। ये आपका क्विज है आज का, 5 क्वेश्चंस आपके सामने। अगले आधे घंटे में आप जो सीखो इस क्विज पे आपको अप्लाई करना है ग्रामर और वोकैबुलरी को। क्लास के लास्ट में इस क्विज का मैं सोल्यूशन करवाऊंगा, आप इसको एक ट्राई अभी दे सकते हो। चलिए शुरू करते हैं क्लास को, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा द ब्लूप्रिंट। देखिए ब्लूप्रिंट क्या होता है, किसी भी चीज़ का मॉडल, नक्शा। ये वर्ड बना कैसे है, आपने घरों के ब्लूप्रिंट देखे होंगे, किसी दुकान के, मकान के। अब ये ब्लू क्यों होते हैं ये आपको खुद नेट पे पढ़ना होगा, है ना। ये पेपर पे ब्लू क्यों बनाया जाता है, ये एक टेक्निक होती है जिससे चीज़ों को कॉपी किया जाता है बिना जेरोक्स मशीन के। तो इस टेक्निक में ब्लू पेपर का इस्तेमाल होता है, ऐसा समझ लो। कह रहे ब्लूप्रिंट, कांग्रेस को कैसे खड़े होना है अपने पाँव पे, उस चीज़ का नक्शा क्या होगा, उस चीज़ का ब्लूप्रिंट क्या होगा। कांग्रेस की बात यहाँ पे की जा रही है। ब्लूप्रिंट को प्लान, मॉडल, प्रोटोटाइप या स्केच भी बोल सकते हैं। चलिए टाइटल पैराग्राफ से देखते हैं क्या ब्लूप्रिंट बता रहा है कांग्रेस के लिए। कह रहा है इंटरनल इलेक्शंस विल बी की टू कांग्रेस रिवाइवल एज एन ऑल्टरनेटिव टू द बीजेपी। कह रहा है इंटरनल इलेक्शंस जो है ना, अंदरूनी जो चुनाव हैं, कह रहे ये चुनाव होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही की, बहुत ही बड़ी कुंजी। और किस चीज़ की भाई, कांग्रेस के रिवाइवल की, कांग्रेस में फिर से जान आने की। और किस तौर पे एज एन ऑल्टरनेटिव, यानी कि एक विकल्प के बीजेपी नाम की पार्टी के लिए। जब तक कांग्रेस के अंदर इलेक्शंस नहीं होंगे, परिवार वाली पार्टी चलती रहेगी, तब तक कांग्रेस जो है ऐसे ही डट रहने वाली है। जब इलेक्शंस होने लगेंगे उस दिन से कांग्रेस को लोग बीजेपी का ऑल्टरनेटिव मानने लगेंगे। सेंटेंस समझ में आ गया। कांग्रेस आपका सब्जेक्ट है, विल बी आपकी वर्ब है, की टू का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होना। आप जानते हैं की टू एक ऐसा फ्रेज है इंग्लिश में जिसके बाद या तो नाउन आएगा या जेरेंड आएगा। जैसे एक सेंटेंस को देख लेते हैं। फॉर अ स्टूडेंट कंसिस्टेंट हार्ड वर्क इज की टू गेट या गेटिंग गुड स्कोर इन हिज और हर एग्जाम्स। एक स्टूडेंट के लिए कंसिस्टेंट हार्ड वर्क जो है बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, की है गुड स्कोर को गेट करने के लिए एग्जाम्स के अंदर। तो की टू के बाद में अगर वर्ब देखोगे तो आप क्या बना दोगे सर, उसकी जीरंड बना दोगे। आप यहाँ लिखोगे की टू गेटिंग। लेकिन अगर इसके बाद में नाउन आ रहा हो, फॉर ए स्टूडेंट कंसिस्टेंट हार्ड वर्क इज की टू अ सिलेक्शन, एक नाउन आ रहा है, तो इस केस में कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाने की जरूरत आपको नहीं है। वर्ब आ रही हो तो आईएनजी फॉर्म, नाउन आ रहा हो तो बिंदास नाउन को रहने दो। चलिए अब एक काम करते हैं, आर्टिकल की सारी वोकैबुलरी को देखते हैं ताकि इसको स्मूथली पढ़ पाएं। उसी के साथ ऐड करना चाहूँगा। देखिए आप में से जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स हैं, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से या 4 साल से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से, सही रास्ता पता ना होने की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप फ़ायदा ले सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज का। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाएं, यहाँ पे मिलेंगे आपको लिंक्स, अपने एग्जाम को चूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल आप क्लिक करते हैं बैंकिंग पे, और यहाँ से आप अवेल कर सकते हैं बैंकिंग का आइकॉनिक कोर्स, जिसमें बैंकिंग के सभी एग्जाम्स, क्लैरिकल और पीओ, प्रीलिम्स और मेंस, सबका सब एक सिंगल पैकेज में कवर्ड है। पूरा कोर्स लाइव है, लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव ही डाउट सॉल्विंग मिलेगी टीचर से, ताकि पर्सनल अटेंशन आपको मिल सके, अपने आप को आप इंप्रूव कर सके। क्लिक करें आइकॉनिक पे और यहाँ से आप बाय कर सकते हैं अनअकैडमी का बैंकिंग आइकॉनिक कोर्स 6 महीने, 1 साल या 2 साल की वैलिडिटी के साथ। आपके पास जितना टाइम हो उसी हिसाब से अपनी वैलिडिटी को चूज़ करें। अगर अभी भी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर 1 ईयर और 2 ईयर कोर्स। जो प्राइसेस आपको दिखा रहा है इन पे चल रहा है मैसिव डिस्काउंट। आपको यूज़ करना है कोड YT10। जनरली 10% डिस्काउंट मिलता है, अभी चल रहा है 20% डिस्काउंट आज रात 12 बजे तक। जैसे इस कोड को यूज़ करेंगे प्राइसेस विल ड्रॉप। जरूर से फ़ायदा उठाएं इस सेल का। कोई भी कोर्स पे अनअकैडमी के यूज़ द कोड YT10। चलो वो कैब से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको करवा दें, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, यार छूट गया था अपना। ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव वर्ड्स का 2 वर्ड्स हैं इंग्लिश में, आप देख ही पा रहे हो। एक वर्ड है ऑल्टरनेट, एक वर्ड है ऑल्टरनेटिव। देखिए ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, यानी कि चॉइस। जैसा कि यहाँ भी लिखा हुआ है ऑल्टरनेटिव टू बीजेपी, बीजेपी का विकल्प। लेकिन ऑल्टरनेट ये जो वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव भी एक वर्ब भी है। इसका मतलब होता है बारी बारी से, एक एक छोड़ के। जैसे आप एक दिन छोड़ करके इंग्लिश पढ़ते हो, तो आप मंडे को पढ़ते हो, ट्यूसडे को नहीं पढ़ते हो, फिर वेंसडे को पढ़ते हो, थर्सडे को नहीं पढ़ते हो। समझ गए ना, ऐसे बारी बारी से किसी काम को करते हैं ना, एक दिन छोड़ के, 1 घंटा छोड़ के, या 1 महीना छोड़ के, या कुछ भी छोड़ के, तो उसको कहते हैं ऑल्टरनेट करना, वर्ब फॉर्म में भी और एडजेक्टिव फॉर्म में भी। अब एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मैं चाहता हूँ सभी लोग ट्राई दें इन सेंटेंसेस को।
ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव वर्ड्स में से सही वर्ड को आपको चूज करना है। चलो, दे हैड नो ऑल्टरनेट या ऑल्टरनेटिव बट टू वर्क ऑन ऑल्टरनेटिव या ऑल्टरनेट डेज। उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था, चॉइस नहीं थी, सिवा काम करने के एक एक दिन छोड़ के ऑल्टरनेट डेज पे। अरे ये बात समझ में, यहाँ पे चाहिए बात हो रही है ऑल्टरनेटिव की, विकल्प की, तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव को यूज़ करूँगा एक नाउन को, ठीक है। हैड वर्ब का ऑब्जेक्ट एक नाउन हो जाएगा ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेट तो नाउन है ही नहीं, है ना, ऑल्टरनेटिव ही नाउन है, तो यहाँ पे नाउन आएगा, विकल्प की बात करेगा। दे हैड नो ऑल्टरनेटिव बट टू वर्क ऑन एक एक दिन छोड़ के, तो मतलब ऑल्टरनेट डेज, ऑल्टरनेट डेज। वैसे ही वी मस्ट ऑल्टरनेटिव या ऑल्टरनेट वर्क विद रेस्ट, हमें रेस्ट और वर्क को छोड़ छोड़ के चलाना चाहिए। पहले रेस्ट लो, फिर वर्क करो, फिर रेस्ट लो, फिर वर्क लो, है ना। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट को वर्ब फॉर्म में यूज़ किया जाएगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालोगे तो हमेशा याद रहेगा आपको। चलिए आज के क्विज में यूज़ करेंगे। आ जाओ अपनी वोकैब पे, सारी वोकैब शीट आपको दिखा देते हैं, है ना। टेलीग्राम पे ये शीट अवेलेबल है, आप रोज़ जाकर के अपने टेलीग्राम ग्रुप से इसको डाउनलोड कर सकते हो। रोज़ अपडेट करता हूँ इसको मैं। आज के वर्ड्स हैं फियास्को, डिसाइसिव, लिवरेज, आर्टिकुलेट, इंसिपिड और रैव अप। 6 वर्ड्स हैं, सारे के सारे पुराने वर्ड्स हैं। फियास्को का मतलब आप जानते हो, बड़ी ही एम्बैरेसिंग फेलियर, एक ऐसी नाकामयाबी जिससे आपको शर्मनाक, है ना, शर्मनाक नाकामयाबी को बोलते हैं फियास्को को। इसको ब्लंडर भी बोलते हैं, ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी गलती। डिजास्टर भी बोलते हैं और डिबैकल भी बोलते हैं। द 3 फार्म बिल्स एंडेड इन ए पॉलिटिकल फियास्को फॉर द एनडीए लेड गवर्नमेंट। जो 3 कृषि कानून थे वो ख़त्म हुए जाकर के एक सियासी फियास्को में, एम्बैरेसमेंट में एनडीए की सरकार के लिए। फियास्को मतलब डिबैकल, तो ये डिबैकल जो इसका सिनोनिम है, इसको आज आप आर्टिकल में देखने वाले हो। बहुत बड़े फेलियर को बोलते हैं डिबैकल, जिसमें आपको शर्मनाक हो जाए ना, शर्मनाक बात हो जाए आपके लिए। डिसाइसिव, डिसाइसिव का मतलब होता है क्रिटिकल। ये वर्ड बना है डिसीजन से, डिसीजन का मतलब होता है निर्णय, फाइनल जो है फैसला। डिसाइसिव को हिंदी में बोलते हैं निर्णायक, जिससे कोई डिसीजन निकले, कंक्लूसिव। क्रिटिकल, द गवर्नमेंट मस्ट टेक अ डिसाइसिव एक्शन ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल। सरकार को एक निर्णायक एक्शन लेना चाहिए, डिसाइसिव कदम उठाना चाहिए पॉपुलेशन कंट्रोल पे, जनसंख्या नियंत्रण पे। इसको फेटफुल और मोमेंटस भी बोलते हैं। दोनों ही ऐसी चीज़ को बताते हैं जो अल्टीमेटली एंड रिजल्ट को डिसाइड करेगी, है ना, निर्णायक भूमिका को निभाएगी। डिसाइसिव, डिसीजन से जोड़ के रखना। लेवरेज या इसको लीवरेज भी बोलते हैं, लेवरेज या लीवरेज दोनों ही तरीके से प्रोनाउंस होता है वर्ड। लेवरेज का मतलब होता है एडवांटेज या इन्फ्लुएंस, और वर्ब फॉर्म में इसका मतलब होता है एडवांटेज रखना या इन्फ्लुएंस रखना। नाउन और वर्ब दोनों ही फॉर्म में ये वर्ड काम करेगा। जैसे बिजनेसमैन फंड पॉलिटिकल पार्टीज टू गेन पॉलिटिकल लेवरेज। बिजनेसमैन पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करते हैं, पैसा देते हैं, सियासी यानी पॉलिटिक्स लेवरेज को, पॉलिटिकल एडवांटेज को पाने के लिए। और वैसे ही यू नीड टू लेवरेज योर एक्सपर्टीज टू गेट अ गुड जॉब इन टुडेज मार्केट। आपको एडवांटेज लेने की ज़रूरत है आपकी कुशलताओं की, एक्सपर्टीज़ की, जिन कामों में आप अच्छे हो, ताकि आज की मार्केट में एक अच्छी जॉब ले सको। तो यहाँ पे नाउन था लिवरेज, यहाँ पे लिवरेज एक वर्ब है। चलो ये वर्ड आज जो है वर्ब फॉर्म में आप देखने वाले हो। अगला वर्ड है हमारे पास आर्टिकुलेट। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को साफ साफ कहना, एक्सप्रेस करना क्लियर वर्ड्स में। बोलने का तरीका भी साफ हो और बातें जो आप कर रहे हो वो बातें भी एकदम सीधी सीधी टू द पॉइंट हो, तब वो हो जाता है आर्टिकुलेट करना। आर्टिकुलेट स्पीच इज़ अ मेजर रिक्वायरमेंट फॉर अ लीडरशिप रोल। अगर लीडरशिप रोल लेना है तो साफ साफ कहना, साफ साफ बात करना सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है। आगे बात समझ में। इसको इनंसिएट भी बोलते हैं, इसका एंटोनिम है इनआर्टिकुलेट। ऐसी बात जो साफ ना हो, टू द पॉइंट ना हो, या तो बोलने का तरीका साफ ना हो, या बात में कोई ऐसी कन्फ्यूजन हो, है ना, इनआर्टिकुलेट। तो ये वर्ड आज आप आर्टिकल में देखेंगे आर्टिकुलेट को। फिर एक वर्ड है इंसिपिड, कल मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले किया था। इसको बोलते हैं फीका, टेस्टलेस, ना मीठा ना कड़वा ना नमकीन। समझ में आई बात। टेस्टलेस, अनइंटरेस्टिंग। या तो कोई चीज़ टेस्टलेस हो या कोई चीज़ अनइंटरेस्टिंग हो, वो भी इंसिपिड हो जाती है, कोई इंटरेस्ट उसमें आए ना आपको। द ऑडियंस वर डिसअपॉइंटेड विद द इनसिपिड परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। टीम की फीकी परफॉर्मेंस से ऑडियंस बहुत ही डिसअपॉइंटेड थी, बहुत ही ज़्यादा निराश थी। ऑडियंस यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन को प्लूरल वर्ब हमने दी हुई है। चलो इंसिपिड को बैनल, ट्राइड, ब्लैंड और वेपिड चारों ही वर्ड से बताया जाता है। आज वेपिड नाम का इसका सिनोनिम आप आर्टिकल में देखेंगे। लास्ट वर्ड है रैव अप।
ये वर्ड बना है मोटर कार के इंजन से। रेव का मतलब रिवोल्यूशंस, रेव मतलब गोल गोल चक्कर काटता ना इंजन, अंदर अंदर रिवोल्यूशंस करता है, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन या रेव। जब आप मोटर कार में किसी भी इंजन के अंदर रेस देते हो, एक्सेलरेशन देते हो, तो उसके रेवोल्यूशंस, इंजन के अंदर जो घूमने वाली चीज़ है उसके रेवोल्यूशंस बढ़ जाते हैं। मतलब क्या इस बात का, रेव अप करना मतलब जैसे इंजन को एक्सेलरेट करना ताकि उसके रेवोल्यूशन बढ़े, वैसे ही किसी भी चीज़ की रफ्तार को बढ़ाना रेव अप कहलाता है। इसको एक्सपेडाइट करना, क्विकन करना, हेस्टन करना, फास्टन अप करना, स्पीड अप करना, एक्सेलरेट करना कहते हैं। इंक्रीज एक्सपोर्ट्स कैन रेव अप द इकोनॉमिक ग्रोथ। बढ़े हुए एक्सपोर्ट्स जो हैं इकोनॉमी को और ज़्यादा तेज़ बना सकते हैं, हमारी ग्रोथ को थोड़ा सा क्विकन या एक्सपेडाइट या फास्टन कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? जैसे आप किसी काम को तेज़ी से करते हो ना, तो आप रेव अप करते हो, आप उस काम को बहुत तेज़ी से स्पीड अप कर देते हो। चलिए, यही 5-6 वर्ड्स हैं, डिटेल में आपको करवा दिए हैं। आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे दें किस बारे में लिखा हुआ है। इस आर्टिकल में बताया गया है 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, वहाँ से लेकर के 2014 तक कांग्रेस का पतन कैसे होता हुआ आया, क्या रीजंस थे कांग्रेस के। लोगों को कांग्रेस जो है ख़राब लगने लगी, पहले लोगों की फेवरेट पार्टी हुआ करती थी। और 2014 के बाद से कांग्रेस क्या गलतियां कर रहा है और किन गलतियों पे आंख मूंद के बैठा है, ठीक है ना। यही गलतियां हैं कि फैमिली जो है, फैमिली की लेगेसी चल रही है, परिवारवाद चल रहा है, परिवार के चक्कर में पार्टी चल रही है। कह रहा है अगर इन गलतियों को आज भी सही करना है तो वक्त नहीं गुजरा है, आप आज ही इलेक्शन करवाने शुरू कर दो हर पोस्ट पे। कोई परिवार नहीं, कोई गांधी नहीं, कोई, समझ गए ना, इस टाइप से आप काम करना शुरू करो कि जो इलेक्शन में जीतेगा इंटरनल उसी को पार्टी में टिकट्स मिलेंगी। कह रहा अगर आज आप ये शुरू कर दो ना, अगले कुछ सालों में लोग बीजेपी का विकल्प देखने लगेंगे जो है कांग्रेस में। जब तक परिवारवादी इसकी जो है सोच नहीं जाती, ये पार्टी ऐसे ही पतन में जाएगी। तो ये आज इसकी समरी है, एनालिटिकल टोन में लिखा हुआ है, एनालाइज कर रहा है कांग्रेस की पूरी, समझ गए ना, फॉल को। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स अपनी ऐप को जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, योर इंग्लिश ट्यूटर। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक डाल रहा हूँ। आपको यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइसेस में अच्छे और बेहतरीन कोर्सेज मिलते हैं, डिस्क्रिप्टिव का, बैंकिंग का, एसएससी का, सभी कोर्स मैं खुद बनाता हूँ। फ़ायदा आप इनका ऐप पे जाकर के ले सकते हो। कह रहे द बिलेगड कांग्रेस हैज़ बीन ट्राइंग टू फाइंड वेज टू गेट आउट ऑफ द रट दैट इट हैज़ गॉट itself into after a series of electoral debacles in the last decade। सबसे पहले बता रहा है कांग्रेस की दुर्दशा कैसी है, प्लाइट क्या है। कह रहे चारों तरफ से घिरी हुई कांग्रेस, बिलेगड का मतलब होता है सराउंडेड, है ना, कोई रास्ता ही नहीं है कहीं जाने का। कह रहा है ऐसी कांग्रेस जिसके पास कोई रास्ता नहीं है, जो बिलेगड है। कह रहा है कांग्रेस ट्राई करती आ रही है पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी, ताकि ये तरीकों को खोजे, फाइंड करे वेज को, ताकि इस रट से वो बाहर निकल सके। रट का मतलब होता है एक ऐसा शेड्यूल जिससे बच निकलना बड़ा ही मुश्किल हो, जो मोनोटोनस हो, जो रोज़ एक जैसा ही हो। तो कांग्रेस अपना एक जैसा जो शेड्यूल है जिसमें ये हमेशा हारती है, इस रट से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, तरीकों को ईजाद करने की। अब ये रट कौन सी है? ये वो रट है जिसमें इसने खुद को खुद ही डाला है ना, हैज़ गोट्स इटसेल्फ इनटू। और कब? एक सीरीज ऑफ इलेक्टोरल डिबेकल्स के बाद, एक सीरीज ऑफ चुनावी नाकामयाबियों के बाद, बड़ी नाकामयाबियों के बाद, पिछले डेकेड में, पिछले 10 सालों में। आई बात समझ में? तो कांग्रेस हर तरफ से घिर चुकी है, कोशिश कर रही है कैसे भी करके इस रट से बाहर निकलें। ये वही रट है, ये वही शेड्यूल है जिसमें इस पार्टी ने खुद ही अपने आप को डाला है, और तब डाला है जब इसको कई बार डिबैकल्स मिले इलेक्टोरल जो है वोटिंग के अंदर, पिछले डेकेड के अंदर। कांग्रेस की वर्ब है हैज़ बीन ट्राइंग, इट की वर्ब है हैज़ गॉट। पॉलिटिकल पार्टीज़ के आगे हमेशा द लगाया जाता है, बीजेपी के आगे भी द लगेगा और यहाँ पे कांग्रेस के आगे भी द लगा हुआ है, ठीक है। हर पार्टी के आगे द लगाओ। बिलेगड वर्ड कैसे बना? लीग मतलब टीम। जब एक टीम आपको चारों तरफ से घेर लेती है तो आपके पास कोई रास्ता नहीं होता। आपको एक टीम है, उसने चारों तरफ से घेर लिया, आपको सराउंड कर लिया, बिसीज्ड हो आप। तो बिलेगड का मतलब यही होता है हर तरफ से परेशानियों से घिरा हुआ। परेशानियों ने एक लीग यानी कि टीम बना करके आपको घेरा है, आप बिलेगड हो। ऐसे इस वर्ड को याद करें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ये काम पास्ट में भी हो रहा है, आज भी हो रहा है, 10 सालों से हो रहा है। रट मैंने आपको बता दिया, मोनोटोनस या हमड्रम रूटीन, ऐसा रूटीन जो हमेशा एक जैसा रहता है और जिससे आप बच नहीं पा रहे हो, जिससे हार्ड टू स्केप है बाहर निकलना। डिबैकल यू ऑलरेडी नो, डिजास्टर या फियास्को को, एम्बैरेसिंग नाकामयाबियों को बोलते हैं डिबैकल। बड़े आगे, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। कह रहा है इट्स इनएबिलिटी टू प्रोजेक्ट अ कोहेसिव, डिसाइसिव and vibrant leadership
ever since it lost power at the center has certainly played a role in this, but attempts at revitalization have focused more on quickly regaining electoral viability than on addressing serious structure issues. अब बता रहे क्या कोशिश कांग्रेस कर रही है। कह रहा है इसकी जो इनेबिलिटी है, इसकी जो असक्षमता है, इस काम को ना कर पाने की ताकत है, और कौन सा काम प्रोजेक्ट करने का, दिखाने का, एक इस तरह की लीडरशिप को जो कोहेसिव भी है, डिसाइसिव भी है और वाइब्रेंट भी है। जो कोहेसिव है यानी यूनिटी वाली है, यूनाइटेड है, एक दूसरे से मिली हुई है। जो डिसाइसिव है मतलब बहुत ही क्रिटिकल है, कंक्लूसिव है, निर्णायक है। और जो वाइब्रेंट है जो बहुत ही एंथुसियास्टिक है, फुल ऑफ वाइब्रेशंस है, विवेशियस है। आ रही बात समझ में। कह रहा है इसकी इनेबिलिटी है ना ऐसा अपने आप को प्रोजेक्ट करने की, और कब से भाई, जब से इसने लॉस्ट कर दिया पावर को सेंटर में 10 साल पहले, 8-9 साल पहले। कह रहा है इसी इनेबिलिटी ने सडनली जरूर ही प्ले किया है एक रोल को, एक भूमिका को इस ऊपर वाली चीज़ में। ढंग की लीडरशिप ही नहीं है, अगर लीडरशिप नहीं होगी तो इलेक्शन हारोगे। कह रहा है ऐसा तो है, लेकिन एक और बात भी है, बट वो ये है कि जो इसकी कोशिशें हैं ना रीवाइटलाइजेशन की, फिर से जिंदा होने की, फिर से अपने आप में जान फूंकने की, इन सभी कोशिशों ने फोकस किया है ज़्यादा इस चीज़ पर, वो है क्विकली रीगेन करना, फिर से फटाफट से पा लेना इलेक्टोरल वाइबिलिटी को, इलेक्शंस के अंदर सस्टेनेबिलिटी को, इलेक्शन में जीतने की ताकत को। और बजाय किसके भाई, बजाय एड्रेस करने के बहुत ही सीरियस बुनियादी इश्यूज जो हैं, बुनियादी चीज़ें जो इसके साथ खराब हैं। तो ये हुआ इसके साथ। जब से इलेक्शन हारी है 10 साल पहले से सेंटर में, तब से इसने कोई ढंग की लीडरशिप सबके सामने रखी नहीं है, ऐसी लीडरशिप जो कोहेसिव, डिसाइसिव और वाइब्रेंट हो। दिक्कत तो इसकी है ये, लेकिन इसकी एक दिक्कत और भी है। अगर इसने रखने की कोशिश भी की है ना, तो इसने अपने बुनियादी इश्यूज को एड्रेस नहीं किया कि हमारे अंदर परिवारवाद होता है, कोई इलेक्शन नहीं होते, बल्कि इसने हमेशा यही कोशिश की है कि कैसे भी करके चुनाव जीत जाऊँ, है ना, बस यही कोशिश ये करती आ रही है। इनेबिलिटी की वर्ब है हैज़ सर्टेनली प्लेड, है ना। इट की वर्ब है लॉस्ट। इट आया है कांग्रेस पार्टी के लिए। कोहेसिव मतलब जिसमें कोहिजन हो, जिसमें यूनिटी हो। कोहेसिव मतलब यूनाइटेड, मिला जुला, जुड़ा हुआ। डिसाइसिव आप जानते हैं, निर्णायक। वाइब्रेंट मतलब फुल ऑफ वाइब्रेशंस, फुल ऑफ एंथुजियाशन, है ना, समझ गए ना। वाइब्रेशन से भरी हुई कोई चीज़ होती है, जिंदा दिली से भरपूर होती है, उसको बोलते हैं वाइब्रेंट। इसको वाइवेशियस भी बोलते हैं, बहुत ही अच्छा सिनोनिम है इस वर्ड का, विवेशियस। अटेम्प्ट की वर्ब है हैव फोकस्ड। फोकस के बाद में ऑन लगाएं हमेशा, एट नहीं आता है। रिवाइटलाइजेशन मतलब फिर से किसी चीज़ में जान फूंकना, इसको रिवाइवल और रिससिटेशन भी बोलते हैं। फिर से जान फूंकना, रिवाइटलाइज करना। वायबिलिटी मतलब सस्टेनेबिलिटी, किसी चीज़ की अप्रोप्रिएटनेस, लंबी चलने की ताकत कहलाती है वायबिलिटी। कांग्रेस यही चाहती है कि इलेक्टोरल वायबिलिटी मिले, वोटर्स के सामने हम टिके रहें, उनसे वोट हम ले पाएँ। चलिए, स्ट्रक्चर मतलब बुनियादी। वो क्या आवाज़ बहुत ही अच्छी है। कह रहा है प्रशांत किशोर, the much sought after election strategist who has successfully advised several parties on how to leverage new media tools, messaging and promotion of leaders, might not have joined the Congress, but his diagnosis of what ails the party is not without merit. कह रहे जो प्रशांत किशोर हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉट आफ्टर इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट हैं, एक ऐसे चुनावी स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं, रणनीतिज्ञ हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो बहुत ही शॉर्ट आफ्टर हैं। शॉर्ट आफ्टर का मतलब ये होता है सब उनको सीख कर रहे हैं और उनके आफ्टर घूम रहे हैं। हाई इन डिमांड है, सब उनको पाना चाहते हैं। कह रहा है ऐसे एक आदमी प्रशांत किशोर जिसको सबकी नीड है, सब जिनकी नीड सभी को है। कह रहा है और जिन्होंने सक्सेसफुली एडवाइस किया है बहुत पार्टीज़ को कि वो कैसे लिवरेज करें, एडवांटेज लें, फ़ायदा उठाएं नए नए मीडिया के टूल्स का, मैसेजिंग और प्रमोशन ऑफ लीडर्स का, जो इन सब चीज़ों को सिखाते हैं दूसरी पार्टियों को। कह रहा है ये जो प्रशांत किशोर है ना, इस टाइप के आदमी, हो सकता है इन्होंने कांग्रेस ना ज्वाइन की हो, इन्होंने ज्वाइन करने से मना कर दिया हो इनके पास ऑफर होने के बावजूद। कह रहा है लेकिन उनका जो डायग्नोसिस है, उनका जो असेसमेंट है, और किस चीज़ का, इस चीज़ का कि क्या चीज़ एल करती है, कौन सी चीज़ परेशान करती है कांग्रेस पार्टी को, कह रहा है वो विदाउट मेरिट नहीं है, उसमें बहुत दम है, उसमें बहुत एडवांटेज है, उसमें देखने की बात है, नोटिसेबल है। आई बात समझ में? सेंटेंस पूरा समझा दिया मैंने आपको। प्रशांत किशोर जिन्होंने बहुत लोगों को एडवाइस किया है, बहुत लोग चाहते हैं कि हमारी पार्टी में आएँ,
कैसे वो सबको सिखाते हैं कि कैसे आपको प्रमोट करना है अपने आप को। ये आदमी ने भले ही कांग्रेस ज्वाइन ना की हो, इन्होंने मना कर दिया हो कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन इन्होंने जो डायग्नोसिस दिया ना कांग्रेस के लिए, असेसमेंट दी, वो डायग्नोसिस बड़ा ही दमदार है। आप उसको सुनेंगे तो कांग्रेस पार्टी को भी कुछ फायदा मिलेगा। प्रशांत किशोर की वर्ब है माइट नॉट हैव जॉइंट, हु की वर्ब है हैज सक्सेसफुली एडवाइज्ड। हु आया है प्रशांत किशोर के लिए। सॉट आफ्टर मतलब हाई इन डिमांड, एवरीबडी इज सीकिंग यू एंड एवरीबडी इज आफ्टर यू व्हेन यू आर सॉट आफ्टर, है ना, यू आर हाई इन डिमांड। लेवरेज करना, किसी चीज़ का फ़ायदा लेना, वर्ब फॉर्म में है, इन्फिनेटिव फॉर्म में। अच्छा, डायग्नोसिस आप जानते हैं, किसी चीज़ का असेसमेंट, किसी चीज़ का एस्टिमेशन। जब डॉक्टर के जाते हो और बोलते हो कि सर मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो डॉक्टर आपका डायग्नोसिस करता है, आपकी शुगर, ब्लड प्रेशर, हर चीज़ को चेक करता है। तो वही डायग्नोसिस ही तो है, जांच करना, असेसमेंट करना। इसी से एक वर्ड बनता है प्री प्लस में डायग्नोसिस। सभी लोग ट्राई देंगे इस वर्ड को, बहुत बार कर चुके हैं, वोकैब शीट में भी रखा है। प्री प्लस डायग्नोसिस, इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है ना, वोकैब में जानते हो इस वर्ड को आप अच्छे से। वट की वर्ब है इज, डायग्नोसिस की वर्ब है इज। चलो, विदाउट मेरिट मतलब बिना किसी मेरिट के नहीं है, दम वाला है, दम वाली चीज़ है। कह रहा है बिगिनिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस एज द फ्लैग बेरर ऑफ सेक्युलरिज्म, सोशल डेमोक्रेसी, साइंटिफिक टेम्पर, प्लान डेवलपमेंट and strategic autonomy on global matters. The party managed to retain its supremacy for decades because of the legitimacy of its leadership that played a central role in the freedom movement and who articulated these values clearly during their struggles. ये है प्रशांत किशोर का डायग्नोसिस। ठीक है, प्रशांत किशोर ने बोला भाई मैं तो ज्वाइन नहीं करूंगा ऐसी पार्टी को, लेकिन मैं बता देता हूं आपकी समस्या क्या है। अब इनकी समस्या सुन लो, जो है प्रशांत किशोर की भाषा में। कह रहे शुरू होते हुए, बिगिन होते हुए, आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, फ्लैग बेरर के तौर पे, ऐसी चीज़ फ्लैग बेरर होती है जो फ्लैग को लेके आगे चलती है, जो एक प्रतीक होती है ना। कह रहे शुरू होते हुए, बिगिनिंग करते हुए, आज़ादी के बाद एक प्रतीक के तौर पे, एक साइन के तौर पे, जो साइन था सेक्युलरिज्म का, धर्मनिरपेक्षवाद का, सोशल डेमोक्रेसी का, सामाजिक गणतंत्र का, साइंटिफिक टेम्पर का, वैज्ञानिक मिजाज का, साइंटिफिक मतलब रिलेटेड टू साइंस, टेम्पर मतलब मिजाज, मूड, प्लान डेवलपमेंट का, प्लानिंग के साथ में विकास का, और स्ट्रेटेजिक अटोनमी का, पूरे तरीके से स्ट्रेटेजी के साथ में इंडिपेंडेंस का, अटोनमी का, ग्लोबल मैटर्स पे, विदेश पॉलिसी में। कह रहा है इस तरीके से अपनी शुरुआत करते हुए, कह रहा है ऐसे जो पार्टी थी ना कांग्रेस, इसने मैनेज किया कि ये बनाए रखे अपनी प्राइमेसी को, अपनी डोमिनेंस को, कई दशकों तक, कई डेकेड्स तक। और क्यों भाई? इस वजह से, बिकॉज ऑफ इसकी जो लेजिटिमेसी थी, इसके कई लीडरशिप की जो वैधता थी, इनके कई लीडर्स की जो ऑथेंटिसिटी थी, नेहरू जी, इंदिरा जी, है ना, बड़े बड़े लीडर्स जिन पे लोगों का पूरा भरोसा हुआ करता था। कह रहा है इस वजह से कई डेकेड्स तक इन्होंने अपनी प्रेमेसी को बनाए रखा। अब ये कौन सी लेजिटिमेसी थी? ये कौन से लीडर्स थे? वो लीडर्स जिन्होंने प्ले किया था एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को, रोल को फ्रीडम मूवमेंट के अंदर। और ये वो लीडर्स थे जिन्होंने साफ साफ एक्सप्रेस किया था, आर्टिकुलेट किया था अपने इन्हीं विचारों को, इन्हीं वैल्यूज़ को साफ साफ, और कब? अपनी स्ट्रगल्स के दौरान। तो ये था कांग्रेस पार्टी का ट्रम्प कार्ड। कांग्रेस पार्टी ऐसे लीडर्स ने शुरू की थी जिन्होंने अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद करवाया था, इसीलिए कई दसियों सालों तक, डेकेड्स तक कांग्रेस पार्टी जो है देश की सबसे मजबूत पार्टी रही। ये कहना है प्रशांत किशोर का। पार्टी की वर्ब है मैनेज्ड। ये सारा का सारा जो है वो है आपका पीपीएस से फ्रेज। जब पार्टी ने मैनेज किया तब पार्टी शुरुआत कर रही थी इस तरीके से। बिगिनिंग, वर्ब के आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। फ्लैग बेरर मतलब प्रतीक। टेम्पर का मतलब होता है मिजाज, आपका मूड, डिस्पोजिशन। टेम्पर का एक और मीनिंग होता है अचानक से आने वाला गुस्सा। ये वर्ड दोनों ही मीनिंग रखता है, ठीक है ना। गुस्से को भी टेम्पर बोलते हैं और आपके मिजाज को भी टेम्पर बोलते हैं। प्रेमेसी मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग प्राइमरी, डोमिनेशन, आपकी डोमिनेशन। लेजिटिमेसी मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग लेजिटिमेट, इसको ऑथेंटिसिटी भी बोलते हैं, वैलिडिटी भी बोलते हैं, वैधता। दैट की वर्ब है प्लेड, यह आया लीडरशिप के लिए। हु आया लीडरशिप के लिए, इसकी वर्ब है आर्टिकुलेटेड। आर्टिकुलेट करना मतलब साफ साफ किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना। कह रहा अब बता रहा है दिक्कत क्या हुई। ये तो था पिछला 70 साल में क्या हुआ था, अब बाकी के लास्ट 10 सालों में क्या हुआ। कह रहा है डिसेंशन विद इन एंड डिसकॉन्टेंट अगेंस्ट द पार्टी ऑन द इश्यू ऑफ अथॉरिटेरिज्म या द इमरजेंसी, द पोस्ट मंडल राइज ऑफ ओबीसी बेस्ड पार्टीज
एंड द ग्रेजुअल फेडरलाइजेशन ऑफ इंडियाज पॉलिटी लेड टू इट्स डिक्लाइन। कह रहा है फिर 3 चीज़ें हुई जिसकी वजह से इस पार्टी का पतन हुआ। पहली चीज़ थी डिसेंशन, यानी कि असंतोष अंदर ही। डिसेंशन को बोलते हैं डिसेंट, डिसएग्रीमेंट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आपसी मतभेद। कह रहा है आपसी मतभेद अंदर ही अंदर। और इस पार्टी के खिलाफ जो डिसकॉन्टेंट था, कॉन्टेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, डिसकॉन्टेंट मतलब डिससेटिस्फैक्शन। कह रहे इसके खिलाफ जो रोष था, जो असंतोष था, किसके खिलाफ? इस पार्टी के खिलाफ। और किस पे? इस मुद्दे पे जो था अथॉरिटेरिज्म का, जो था तानाशाही का, जिसको आप इमरजेंसी भी बोल सकते हैं। कह रहा है एक तो ये दोनों चीज़ें, पार्टी के अंदर ही झगड़े और पार्टी के खिलाफ वोटर्स के अंदर असंतोष। और तीसरी चीज़ जो थी वो थी पोस्ट मंडल राइज ऑफ ओबीसी बेस्ड पार्टीज। 1992 में जब मंडल कमीशन आया था तो उसके बाद में ओबीसी बेस्ड पार्टी का जो राइज हुआ था, कह रहे हैं पोस्ट मंडल राइज, है ना। और चौथी चीज़ थी धीमे धीमे जो फेडरलाइजेशन था, जिसमें सेंटर और स्टेट्स की पावरों का बंटवारा हुआ, धीमे धीमे स्टेट्स भी मजबूत हुई। कह रहा है ये सब की सब चीज़ें थी ना, इन चारों चीज़ों ने लेड किया इस कांग्रेस के डिक्लाइन को। पार्टी में अंदर ही लोग लड़ने लगे, पार्टी के खिलाफ वोटर्स भी असंतोषी रहने लगे, ओबीसी पार्टी खड़ी हो गई नई पार्टियां। इन्होंने अपना कांग्रेस से अलग विकल्प ढूंढा मंडल कमीशन आने के बाद, और धीमे धीमे भारत के राज्य मजबूत होने लगे, फेडरलाइजेशन आने लगा। इस वजह से कांग्रेस का पतन हुआ। डिसेंशन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिसकॉन्टेंट, डिससेटिस्फैक्शन, इनकी मंडल राइज और फेडरलाइजेशन, चारों की सब्जेक्ट्स की वर्ब है लेड टू। आई बात समझ में? 4 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, एंड से जुड़े हुए हैं, है ना। चलो, पॉलिटी मतलब पॉलिटिक्स, अथॉरिटेरिज्म को बोलते हैं तानाशाहवाद, इसको डिक्टेटरशिप भी बोल सकते हैं, इसको टोटलिटेरिज्म भी बोलते हैं। अच्छा वर्ड है टोटलिटेरिज्म, तानाशाहवाद। चलो, तानाशाही। कह रहे सून इट वॉज बेस्टेड बाय द राइज ऑफ रिलीजियस राइट्स which managed the politics of caste arithmetic far better in the Hindi heartland and Western India, and thrived because of the strong presence of a cadre-based force besides a decisive leadership articulating its ideology and agenda। तो कांग्रेस का पतन ऐसे ही नहीं हुआ, ये बातें तो हुई, लेकिन एक पार्टी और खड़ी हुई इन बातों के बिल्कुल उल्टा। कह रहे जल्दी ही इसको बेस्ट कर लिया गया। जब आप किसी को बेस्ट करते हो ना, तब उसको बीट करते हो, डिफीट करते हो। कह रहे जल्दी ही कांग्रेस को हरा दिया गया, बेस्ट कर दिया गया एक राइज के द्वारा, जो था रिलीजियस राइट का। राइट विंग आप जानते हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं, रिलीजियस राइट मतलब जो हिंदुत्व की बात की जा रही है यहाँ पे। कह रहा है जल्दी ही कांग्रेस को हिंदुत्ववाद के द्वारा हरा दिया गया, और ये वो हिंदुत्ववाद है, रिलीजियस राइट है, जिसने मैनेज किया एक पॉलिटिक्स को जो थी कास्ट की, अरिथमेटिक की, जो थी जाति की गणना की। कह रहा कैसे मैनेज किया? बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, फार बेटर भारत के हिंदी हार्टलैंड में, भारत के हिंदी भाषी क्षेत्रों में, और वेस्टर्न इंडिया में, पश्चिमी राज्यों में। और कह रहे जिसने ना केवल मैनेज किया बल्कि जो फला फूला भी, थ्राइव भी किया। और किस वजह से? स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस की वजह से, मजबूत मौजूदगी की वजह से, एक कार्डर बेस्ड फोर्स की, जिसमें एक फोर्स ऐसी थी जिसमें कार्डर हुआ करते थे। नीचे से ऊपर आओगे, ऊपर से और ऊपर आओगे, और ऊपर आओगे, फैमिली कुछ नहीं है, सब लोग जितनी मेहनत करोगे उतना ही जो है मजबूत कार्डर बनोगे। कह रहा है इस वजह से वो थ्राइव भी की, और साथ ही साथ होने के एक बहुत ही डिसाइसिव लीडरशिप और आर्टिकुलेट करने के इसकी आइडियोलॉजी को, इसके विचारों को और एजेंडा को। तो ऐसा हुआ जब कांग्रेस गिर रही थी, तभी एक राइट विंग खड़ा हुआ, इसने बहुत अच्छे तरीके से कास्ट के अर्थमेटिक को मैनेज कर लिया हिंदी भाषी राज्यों में, वेस्टर्न इंडिया में। और ये फला फूला क्योंकि इसमें कार्डर बेस्ड फोर्स थी, कोई पार्टी का जो है इसमें झगड़ा नहीं था, कोई परिवार का झगड़ा नहीं था, नीचे से ऊपर तक आप आ सकते हो कार्डर के तरीके पे। और साथ ही साथ लीडरशिप बहुत डिसाइसिव थी, और साफ साफ तरीके से अपनी आइडियोलॉजी और एजेंडा को ये लोग कन्वे करते हैं। इट की वर्ब है वॉज बेस्टेड। बेस्ट का मतलब होता है किसी को हराना, डिफीट करना। ये गुड, बेटर, बेस्ट आप जानते हो ना एडजेक्टिव्स, वैसे ही बेस्ट एक एडजेक्टिव होने के साथ में एक वर्ब भी है। जब आप किसी को बेस्ट कर दें, आप उसको हरा देते हैं। द बॉक्सर बेस्टेड हिज ओपोनेंट इन द फर्स्ट राउंड। बॉक्सर ने बेस्ट कर दिया, बॉक्सर ने हरा दिया, डिफीट कर दिया अपने ओपोनेंट को पहले ही राउंड में, उससे बेहतर प्रूव हो गया बेस्ट करने के बाद। तो ये बेस्टेड नाम की वर्ब यूज़ की गई है। विच की वर्ब है मैनेज्ड, विच आया रिलीजियस राइट के लिए। आप जानते हो कंपैरेटिव डिग्री के आगे हमेशा फार या तो मच को यूज़ करते हैं ना, वेरी सो ऑफन को यूज़ नहीं करते हैं। थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना, ये भी विच की वर्ब है, विच मैनेज्ड एंड विच थ्राइव। थ्राइव का मतलब है फ्लरिश करना है, प्रॉस्पर करना, फलना फूलना। कार्डर बेस्ड मतलब जिसमें कार्डर्स हों, जिसमें नीचे से आप ऊपर आओ, छोटे छोटे कार्यकर्ता हों, आर्टिकुलेट आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़े।
कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं, आज कोशिश कर रहा हूँ मैं जितने हो सके आधे पौने घंटे में ले सकूँ। ये कॉन्सेप्ट आप जानते हो ना, कंपैरेटिव डिग्री के आगे मोर, सो या वेरी को यूज़ ना करें। जैसे शालिनी वॉइस इज़ वेरी स्वीटर देन मनीषा, शालिनी की जो वॉइस है मनीषा की वॉइस से बहुत ज़्यादा स्वीट है, बहुत ज़्यादा स्वीटर है ना। तो वेरी, सो या मोर स्वीटर के आगे कंपैरेटिव डिग्री के आगे यूज़ नहीं कर सकते। तो आप क्या लिखो, वेरी की जगह लिखो मच और या फिर लिखो फार। कंपैरेटिव डिग्री के साथ में मच या फार नाम की दो एडवर्ब्स को यूज़ किया जाता है, जैसे इस केस में फार बेटर लिखा गया है। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कुछ वोकैब वर्ड्स हैं, वन वर्ड्स, यहाँ सभी को मैं मौका दूंगा। हार्टलैंड, मेनलैंड, हिंटरलैंड, मार्शलैंड और हाईलैंड बहुत बार कर चुके हैं, मेरे ख्याल से सबके नोट्स में होंगी। नोट्स खोलो अपने, हार्टलैंड, मेनलैंड, हिंटरलैंड, मार्शलैंड और हाईलैंड। थोड़ी देर में करवाऊंगा, पहले खुद से एक ट्राई दो सभी के सभी लोग मिलके इन वर्ड्स को। आ जाए आगे बढ़े। कह द लैक ऑफ ए स्ट्रक्चर्ड कार्टर बेस दैट कुड ट्रम्पेट द कांग्रेस लेगेसी एंड अचीवमेंट्स इज अ सीवियर वीकनेस। कह रहे जो कमी है ना एक बुनियादी कार्टर बेस की, कार्टर बेस मतलब कार्यकर्ताओं का बेस। कह रहे एक जो कमी है वो कार्यकर्ताओं के बेस की, जो कि ट्रम्पेट कर सकता था, जो कि एडवर्टाइज कर सकता था, ग्लोरीफाई कर सकता था कांग्रेस की लेगेसी को, कांग्रेस की विरासत को और अचीवमेंट्स को। कह रहे ये अपने आप में एक वीकनेस है, बहुत बड़ी सीवियर कमजोरी है। कोई कार्टर बेस है ही नहीं, कार्यकर्ताओं को कोई बेस है ही नहीं। कांग्रेस में तो पार्टी परिवारवाद है, जो परिवार के नज़दीक है वो कांग्रेस में ऊपर है, कार्यकर्ता वाला कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे ज़्यादा, है ना। तो ये जो लैक है ना, कमी है, अपने आप में वीकनेस है। ट्रम्पेट का मतलब होता है किसी चीज़ की एडवर्टीजमेंट करना, ग्लोरीफाई करना। अगर कार्यकर्ता बेस्ड होता तो बड़े अच्छे तरीके से वो कांग्रेस की विरासत को सबके सामने प्रोक्लेम करता, ट्रम्पेट करता, उसका बिगुल बजाता, पर ऐसा है नहीं। कह रहा बट द इनएबिलिटी टू स्टेट आइडियोलॉजिकल पोजिशंस एंड वैल्यूज clearly is another disadvantage. By seeking to remain a big tent of ideas, the Congress has in the past been numbed into vapid centrism or taken recourse to opportunist use of non-secular values, seeing its effect in the rise of the BJP. अब कह रहे कार्यकर्ता ना होना ये तो एक बात है, दूसरा जो हैं जितने बहुत भी हैं उनकी क्या गलती है। कह रहा गलती ये है कि इसकी जो इनेबिलिटी है पार्टी के लीडर्स की, कि वो स्टेट करें, वो एक्सप्रेस करें अपनी आइडियोलॉजिकल पोजीशन को, अपनी आइडियोलॉजी जो है, विचारवाद जो है, उस पे जो उनकी पोजीशंस हैं, और अपनी वैल्यूज़ को, अपनी मौलिकताओं को साफ साफ। कह रहा है इनकी जो ये इनएबिलिटी है ना, ये दूसरी डिसएडवांटेज है। कांग्रेस पार्टी को देख करके आप कभी बता ही नहीं पाओगे ये पार्टी कहना क्या चाह रही है ना, आप चाहते क्या हो। तो ये इनकी दूसरी डिसएडवांटेज है। अब देखो हुआ क्या, कह रहा है सीख करके, कोशिश करके बनने की, बने रहने की एक बड़ा टेंट, एक बड़ा पाला, एक बड़ी टीम जो थी आइडियाज़ की। कह रहा है एक आइडियाज़ का, ख्यालों का एक बड़ा टेंट बनने की कोशिश में कांग्रेस जो है ना कई बार पास्ट में नम इनटू हो गई है एक ऐसे सेंट्रिज्म में जो कि बड़ा वेपिड है। वेपिड का मतलब फीका, सेंट्रिज्म मतलब ना राइट विंग ना लेफ्ट विंग, और नब इनटू होने का मतलब है एकदम इनसेंसिटिवली किसी काम को करना। पास्ट में कांग्रेस ने कई बार नम होकर के, नम क्या हो जाते हैं, जब आपके हाथों में मैं बर्फ़ दे दूं तो थोड़ी देर बाद आपके हाथ जो है ना सुन्न हो जाएंगे, इसको बोलते हैं नम होना। तो कांग्रेस कई बार पास्ट में सुन्न हो जाती है और सेंट्रिज्म के चक्कर में पड़ी है जो बड़ा टेस्टलेस है। ना ये राइट विंग होते हैं ना लेफ्ट विंग होते हैं, बीच में कहीं खड़े रहते हैं। और कई बार ये टेक कर चुके हैं रिकोर्स को, इस रास्ते को भी अपना चुके हैं जो है मौका परस्त इस्तेमाल का, सेंट्रिस्ट अपॉर्चुनिस्ट यूज़ का, नॉन सेक्युलर वैल्यूज़ का, ऐसी वैल्यूज़ का जो पॉलिटिकली कम्युनल है। और कैसे देखते हुए इसी तरह की चीज़ों के इफेक्ट को बीजेपी के राइज में। तो कांग्रेस का कहने का मतलब है कभी भी क्लियर स्टैंड नहीं रहा है, कभी भी अपनी पोजीशंस को सही तरीके से नहीं बताते हैं। इनको देख के कोई नहीं कह सकता ये चाहते क्या हैं, इनकी इनेबिलिटी है इस चीज़ में अपने आप में एडवांटेज। अब इसका एग्जाम्पल इन्होंने यही दिया है, कभी कभी तो ये एकदम सुनने होकर के सेंट्रिस्ट हो जाते हैं, कहते हैं हमें तो किसी से कोई मतलब नहीं है, सब हमारे लिए बराबर है। और कभी कभी मौका परस्त इस्तेमाल लेकर के हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। इनको लगता है कि हम थोड़ा सा मौका परस्त यूज़ कर लेंगे तो हमें भी फ़ायदा मिल जाएगा, जैसे बीजेपी को मिला है। तो बीजेपी हमेशा यही फ़ायदा ले रही है, आप तो बार बार चेंज करते हो अपनी पोजीशन को, इसलिए लोगों का विश्वास आप पे कम है। इनेबिलिटी की वर्ब है इज, कांग्रेस की वर्ब है हैज़ बीन नम्ड, है ना। नम इनटू होना मतलब किसी चीज़ में सुन्न होकर के कोई काम को करने लगना। टेंट मतलब कैंप, एक बड़ा सा पाला। वेपिड मतलब टेस्टलेस, बैनल, ट्राइट, है ना, इंसिपिड। अच्छा, कांग्रेस की दूसरी वर्ब है हैज़ टेकन, पहली है हैज़ बीन नम्ड, दूसरी है हैज़ टेकन।
टेक रिकोर्स टू मतलब इस रास्ते को अपनाना, इस रिकोर्स को अपनाना। अपॉर्चुनिस्ट मतलब मौका परस्त। कोशिश यही कर रहा हूँ कि जिस तरीके से मेरे को अंडरस्टैंडिंग आ रही है हर सेंटेंस की, आपके दिमाग में बैठे। थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन तरीका यही है। कह रहा देयर इज़ नो मैजिक बुलेट फॉर दीज वीकनेसेस बट इट वुड नॉट हर्ट टू किंडल इंटरनल डेमोक्रेसी टू रिकॉन्स्टिट्यूट द पार्टीज लीडरशिप एट द वेरियस लेवल्स। अब कह रहा ठीक है, सारी गलतियाँ तो आपकी हैं ही, ये कोई आपका स्टैंड नहीं है, कोई आप साफ साफ बात नहीं करते हो, आपके वहाँ कोई इलेक्शन नहीं होते अंदर। कह रहा फिर भी अगर आप सोल्यूशन ढूंढो ना तो कोई मैजिक बुलेट नहीं है इन वीकनेसेस की, कोई भी एक चीज़ नहीं है जिससे ये सारी वीकनेसेस दूर होंगी मैजिक बुलेट से। कह रहा लेकिन ये बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेगा, आपको नुकसान नहीं होगा इस काम में अगर आप थोड़ा सा किंडल करो, थोड़ा सा उकसाओ इंटरनल डेमोक्रेसी को, ताकि रिकॉन्स्टिट्यूट किया जा सके, पुनर्रचना की जा सके पार्टी की लीडरशिप की अलग अलग लेवल्स के ऊपर। तो कोई मैजिक बुलेट नहीं है, लेकिन अगर आप इलेक्शन करवाने लग जाओ ना अपने अंदर तो अपने आप ही मैजिक बुलेट आपको मिल जाएगी थोड़े दिनों के बाद में, थोड़े दिनों या सालों के बाद में। कहने का मतलब ये, इट की वर्ब है वुड नॉट हर्ट। किंडल का मतलब होता है किसी चीज़ को इन्फ्लेम करना, इवोक करना, इंस्टिगेट करना, जगाना, है ना। मैजिक की वर्ब है इज, देयर से क्लोज शुरू हुआ है इसलिए वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा गया है। मैजिक बुलेट की वर्ब है इज। रिकॉन्स्टिट्यूट करना मतलब पुनर्रचना करना, रिफॉर्म करना, रीऑर्गेनाइज करना, रीस्टैब्लिश करना, है ना, रिकॉन्स्टिट्यूट करना। कह रहा थोरो गोइंग इलेक्शंस as a procedure should rev up the party's organization, clarify what it truly stands for based on its founding principles and how its sympathizers and members articulate them during the electoral process, and also bring about a decisive leadership that will legitimately claim the position based on the results of the elections rather than familiar legacy। अब करें इससे फ़ायदा क्या होगा आपको, अगर आपने इलेक्शन करवाने शुरू किए तो उससे होगा क्या। सेंटेंस तो लंबा है, इतना लंबा सेंटेंस है, देख रहे हो ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, लेकिन इस सेंटेंस में जो बीच वाला पोर्शन है ना, इतना हाइफन से हाइफन का, एम डैश से एम डैश का, इसको अपने अलग करके पढ़ेंगे ताकि इसका मीनिंग निकले। कह रहा है ऐसे इलेक्शंस करवाओ जो थोरो गोइंग हो। थोरो गोइंग मतलब जो थोरोली जाते हों, जो एक्सटेंसिवली करवाए जाते हों, हर लेवल पे हों। कह रहा है हर लेवल पे होने वाले इलेक्शंस एक प्रोसीजर के तौर पे, कह रहा है ऐसे इलेक्शंस जो है ना वो रेव अप कर देंगे, वो क्विक कर देंगे, और किसको, पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन को। और क्लैरिफाई भी करते हैं, शुड क्लैरिफाई भी करना चाहिए उनको कि किस चीज़ के लिए कांग्रेस खड़ी है, व्हाट इट ट्रूली स्टैंड्स फॉर, कांग्रेस का स्टैंड क्या है। अब ये बीच वाला मैं पूरा का पूरा छोड़ रहा हूँ। और साथ ही साथ इनको ब्रिंग अबाउट भी करना चाहिए, इन्हीं इलेक्शंस को लेकर के भी आना चाहिए, इंट्रोड्यूस भी करना चाहिए एक डिसाइसिव लीडरशिप को, जो कि लेजिटिमेटली क्लेम करेगी, जो कि वैधानिक तौर पे ये दावा करेगी, और किसको, उस लीडरशिप पोजीशन को इलेक्शंस के रिजल्ट्स के तौर पे बजाय फैमिलियल लेगेसी के, परिवारवाद की विरासत के। ऐसा होगा अगर इलेक्शन आप करवाने लग गए ना अंदर, और इलेक्शन से लोग पार्टी के लीडर बन के आएंगे, उनको टिकट मिलेगी, तो पार्टी की सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ही खड़ी हो जाएगी और सबके सामने आ जाएगा पार्टी किस चीज़ के लिए खड़ी है। और मेंबर्स जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से एक डिसाइसिव लीडरशिप को ब्रिंग अबाउट कर सकेंगे, और ये लीडरशिप कहेगी कि हमने पार्टी में इंटरनल इलेक्शन जीते हैं इसलिए हम पार्टी के लीडर हैं, ना कि हमारे नाम के पीछे गांधी लगाए पारिवारिक कोई विरासत को लेकर के हम लीडर्स हैं। अब बीच वाला पढ़ लेते हैं। Based on its founding principles and how its sympathizers and members articulate them during the electoral process। तो किस चीज़ के लिए कांग्रेस खड़ा है, कह रहा है ये पता कैसे लगेगा, ये आधार पे इसके फाउंडिंग प्रिंसिपल्स के, किन प्रिंसिपल्स पे कांग्रेस को फाउंड किया गया था, और कैसे कांग्रेस के जो सिंपथाइजर्स हैं, कांग्रेस को जो फेवर करने वाले लोग हैं, सिंपथी रखने वाले लोग हैं, और जो मेंबर्स हैं, इस चीज़ को आर्टिकुलेट करेंगे इलेक्शन की प्रोसेस के दौरान, है ना। जब इलेक्शंस होंगे तो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं, पार्टी के जो लीडर्स हैं, बिल्कुल सही स्टैंड के साथ में लोगों के सामने खड़े होंगे कि ये चाहती है कांग्रेस, इसके लिए कांग्रेस बनी है। इलेक्शंस की वर्ब है शुड रेव अप, दूसरी वर्ब है शुड क्लैरिफाई, इट की वर्ब है स्टैंड्स फॉर, इलेक्शंस की वर्ब है शुड ब्रिंग अबाउट, चौथी वर्ब, दैट की वर्ब है विल क्लेम। ब्रिंग अबाउट करना, लेकर के आना, अशर इन करना, किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना। सिंपथाइजर्स एंड मेंबर्स की वर्ब है आर्टिकुलेट। फाउंडिंग मतलब जिसने फाउंडेशन रखी हो, जिसने नींव रखी हो। फैमिलियर मतलब परिवारवाद, लेगेसी मतलब विरासत। लंबे सेंटेंस है मैं जानता हूँ, लेकिन इसीलिए इस आर्टिकल को हमने लिया है, लंबे लंबे सेंटेंस पढ़ने में आए, है ना। कह रहे दिस एक्सरसाइज शुड इनेबल यू टू लेटर इंगेज विद लाइक माइंडेड पॉलिटिकल फोर्सेज, मैनी पार्टीज दैट वर फॉर्म्ड आफ्टर स्प्लिंटरिंग फ्रॉम द present Congress and face the electorate with better cohesion,
कह रहा है ये जो एक्सरसाइज है इलेक्शंस वाली, हर लेवल पे इलेक्शंस, हर बार इलेक्शंस, हर रोज़ इलेक्शंस, कह रहा है ये जो एक्सरसाइज है ना, ये इनेबल कर देगी पार्टी को कि बाद में ये इंगेज विद कर सके, दूसरों के साथ कोऑपरेट कर सके, और किसके साथ? अपने जैसे दिमाग वाली पार्टियों के साथ, लाइक माइंडेड पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ। अब ये एक ब्रैकेट के बीच में बता रहा है, बहुत सारी पार्टियां जो फॉर्म हो गई थी, जो बनी थी कांग्रेस से स्प्लिंटर होने के बाद में, अलग होने के बाद में, प्रेजेंट कांग्रेस से, आज की कांग्रेस से। तो अगर ये ठीक से इलेक्शन करवाएंगे तो ये लाइक माइंडेड पार्टीज जो कांग्रेस से अलग हुई हैं, इनके साथ में इनको इंगेज होने को भी मिलेगा, और साथ में इनको इनेबल करेगा ये चीज़ कि ये फेस करें वोटर्स को, चुनावों को, इलेक्टोरेट को एक अच्छी यूनिटी के साथ, बेटर कोहिजन के साथ। तो जो पार्टियां अलग हुई हैं वो सारी कांग्रेस में आ जाएंगी, सब कांग्रेस को सपोर्ट करेंगी। उन पार्टीज़ को अगर आपने इलेक्शंस करवाना अभी अंदर ही अंदर शुरू कर दिया तो। एक्सरसाइज की वर्ब है शुड इनेबल, दैट की वर्ब है फॉर्म्ड, एक्सरसाइज की दूसरी वर्ब है शुड फेस। पहली वर्ब है शुड इनेबल, देखो ये सेंटेंस ऐसा बना है, एक्सरसाइज की वर्ब है शुड इनेबल टू इंगेज एंड टू फेस, ठीक है ना। टू इंगेज विद ये पहला इन्फिनेटिव है और टू फेस दूसरा इन्फिनेटिव है, दो चीज़ों के लिए इनेबल करेगी, इंगेज विद करने के लिए और फेस करने के लिए। फेस यहाँ पे वर्ब नहीं है। इलेक्टोरेट मतलब इलेक्शंस या वोटर्स, कोहिजन आप जानते हैं, यूनिटी। स्प्लिंटर कैसे बना है? स्प्लिंटर बना है छर्रों से। अगर आपने बॉम्ब देखा हो, मतलब आप तो नहीं देखोगे पर आपने सुना होगा, बॉम्ब में छर्रे होते हैं, जब ये फटता है ना तो ये छर्रे बाहर निकलते हैं और लोगों को मारते हैं, स्प्लिंटर्स बोलते हैं इनको। वैसे ही कांग्रेस से कई छर्रे बाहर निकले, कई सारी पार्टियां कांग्रेस से खफा होकर के उन्होंने नई पार्टियां बनाई हैं, स्प्लिंटर हुई हैं, वो सेपरेट होना कहलाता है, स्प्लिंटर करना। चलिए यहीं रैप अप करेंगे आज के सेशन को। इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का। आ जाओ अपने क्विज पे, 5 क्वेश्चन आपके पास। ये हार्टलैंड हिंटरलैंड मैं आपको करवा देता हूँ फटाफट से। चलो, वैसे तो आपके नोट्स में लिखा हुआ है साफ साफ। हार्टलैंड मतलब ऐसी लैंड जो बिल्कुल हार्ट में बैठी हो। किसी भी चीज़ का हार्टलैंड होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट या मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। जैसे भारत का हार्टलैंड है हिंदी बेल्ट, यहीं से आपको भारत की पॉलिटी, यहीं से राजनीति जो है शेप होती हुई मिलेगी, है ना, हार्टलैंड। मेनलैंड का मतलब होता है किसी एरिया का मेनलैंड, जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है। जैसे इंडिया का मेनलैंड में आप टापू जो है ना इंडिया के, अंडमान निकोबार है या गोवा है, गोवा को तो ले सकते हो। जैसे जो भी इंडिया के टापू हैं ना, जो इंडिया से बाहर हैं, जो इंडिया से जुड़े हुए नहीं हैं, उन सभी को आप माइनस कर दो तो बाकी जो बचा वो बचा मेनलैंड। जैसे चाइना का मेनलैंड है, उसमें ताइवान नहीं आएगा। चाइना बोलता है ताइवान हमारा है, वैसे ताइवान उसका पार्ट नहीं है, मेनलैंड का पार्ट नहीं है। चाइना का मेनलैंड के अंदर सिंगापुर ये जो है अपना हांगकांग नहीं आएगा, है ना। मेनलैंड मतलब बिना टापुओं के जो जुड़ा हुआ पार्ट है किसी भी कंट्री का। हिंटरलैंड का मतलब होता है फार फ्लंग एरियाज, बियाबान, फार फ्लंग या रिमोट एरियाज, किसी भी स्टेट, किसी भी जगह के बहुत दूर के एरियाज, दूर दराज के एरियाज को बोलते हैं हिंटरलैंड्स। मार्शलैंड मतलब लैंड ऑफ मार्श, मार्श का मतलब होता है दलदल, इसको आप बोल सकते हैं वेटलैंड, ठीक है। दलदली ज़मीन को बोलते हैं मार्शलैंड, जिसमें दलदल हो, मार्श हो। लास्ट में बचा हाईलैंड, हाईलैंड का मतलब होता है हिली एरियाज, जो एरियाज हाई हैं उनको बोलते हैं हाईलैंड। तो ये सिंपल से वर्ड्स हैं, 1 वर्ड्स, शायद आपको इसी तरीके से याद हो जाए, दिमाग में बैठ जाए। अब आ जाओ अपने क्विज पे। अब जो आपसे पूछे है ना, यही कॉन्सेप्ट इस क्विज में फिर से पूछ रहा हूँ। फार फ्लंग प्लेस को क्या बोलते हैं, इनमें से कौन सा उसका 1 वर्ड है, बता दोगे। इसमें मिलेंगी 2 एरर्स। एरर्स कहाँ मिलेंगी? एक तो मिलेगी की टू के बाद में, शायद चेक कर लेना, और दूसरी एरर आपको मिल सकती है इस वर्ड में। तो चेक करो और 2 एरर्स को निकालो। दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने आज करवा दिए हैं। विवेशियस के सिनोनिम्स क्या हैं? डिसकॉन्टेंट है, कोहेसिव है, वेपिड है, वाइब्रेंट है। इस वर्ड को मैंने डिटेल में आपको करवाया था। विवेशियस, वाइब्रेंट, है ना, ये क्या होते हैं। डिसकॉन्टेंट ये क्या होता है, कोहेसिव ये क्या होता है, वेपिड ये क्या होता है, टेस्टलेस क्या होता है। तो देखो और इनमें से सही वर्ड को, सिनोनिम को चूज करना है। टेम्पर का, मिजाज का मतलब क्या होता है? टेम्पर का मतलब होता है मूड, या टेम्पर का मतलब होता है एंगर, या टेम्पर का मतलब होता है डिस्पोजिशन, या ऑल ऑफ द ऑप्शंस। तो ये वर्ड भी हमने डिटेल में आज किया है। सिंपल सा क्विज है, 5 के आंसर्स मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के नीचे जाकर के आप अपने आंसर से मेरे आंसर्स को मैच करें। आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। कोर्सेज रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, एसएससी, बैंकिंग या फिर राइटिंग स्किल्स, ऐप पे तीनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। कोई भी क्वेरी हो तो ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। अंटिल देन, साइनिंग आउट।